नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत। आज आपके लिए तरबूज की खेती के बारे में जानकारियां दे रहा हूं। किसान साथियों, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और तरबूज की खेती के बारे में बात करें तो ये हमारी मुख्यतः जायद की सीजन की फसल होती है, लेकिन इसको बसंतकालीन समय में इसकी बुवाई की जाती है। तरबूज की खेती दो प्रकार से की जाती है। एक तो आपकी डायरेक्ट सोइंग की जाती है, दूसरा इसकी नर्सरी बनाकर उसके बाद इसकी प्लांटिंग करके इसकी खेती की जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए जानकारी दे रहे हैं। वो एक ऐसी पद्धति के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें कि नर्सरी बनाकर और प्लांटिंग करने के पश्चात हम तरबूज की खेती करते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, अभी जो समय है, इस समय पे तरबूज की नर्सरी बनाने का समय चल रहा है। इस समय पे तरबूज की नर्सरी बनाने के पश्चात किसान भाई तरबूज की प्लांटिंग करते हैं। तो नर्सरी दो प्रकार से बनाई जाती है, या तो आप डायरेक्ट खेत में नर्सरी बना सकते हैं या फिर आप प्लग ट्रे में नर्सरी बनाएं। प्लग ट्रे के लिए प्रो ट्रे भी कहते हैं। तो इसमें ये प्लास्टिक की ट्रे होती हैं। प्लास्टिक की ट्रे में हम कोकोपीट मिलाकर और उसमें हम बीज को भर देते हैं। कोकोपीट इसमें इसलिए डालते हैं जिससे कि कोकोपीट में किसी भी प्रकार का फंगस अटैक नहीं करता है और इसमें आसानी से हम बीज का जर्मिनेशन भी कर लेते हैं। किसान साथियों, नर्सरी बनाने से पहले कुछ वैरायटियों के बारे में सुनिश्चित कर लेते हैं कि तरबूज की खेती के लिए कौन कौन सी वैरायटियां अच्छी रहती हैं, किन किन प्रजातियों का बीज इस समय पे तरबूज की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें कुछ प्रजाति हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपकी ये सारी हाइब्रिड प्रजाति जिनके बारे में बता रहा हूँ, इसमें एक आयरिस कंपनी की, इसको तिरुपति बोलते हैं, F1 सीड होता है। ये F1 संतति से ये सीड तैयार किया जाता है और ये तरबूज जो है आपका तिरुपति, इसकी वैरायटी है, आयरिस कंपनी का आता है और काला तरबूज होता है जो कि देखने में ये आपका लंबे आकार का होता है। इसके बाद किसान साथियों, ये है टीम सीड, ये भी F1 होता है और मान नाम से आता है, ये MAAN। धारीदार प्रजाति होती है इसकी, यानी तरबूज का जो आकार होता है वो धारीदार होता है और लंबे आकार का तरबूज होता है। तो इस पे धारियां बनी हुई होती हैं और ये अच्छा तरबूज होता है। इसके बाद किसान साथियों, फॉर्मसन बायोटेक नाम से एक कंपनी है। इसका जो बीज है, ये जो प्रजाति है, ये है FB मधुरक। ये भी धारीदार बीज होता है और हरे रंग का इसका तरबूज होता है, यानी धारीदार तरबूज होता है हरे रंग का। फिर कुछ प्रजातियां हैं US एग्री सीड की। US एग्री सीड में आपका SW2208 ये काला और लंबे आकार का तरबूज होता है, यानी कि इसकी जो साइज होता है वो लंबे आकार का होता है। और आपका US SW2210, ये दो US कंपनी के बीज आते हैं, दो वैरायटियां हैं US कंपनी की। कुछ सिजेंटा कंपनी के हैं। सिजेंटा कंपनी भी बीजों में अच्छा काम कर रही है। तो सिजेंटा कंपनी का आपका एक सिम्बा आता है, सिम्बा WMT 8630। ये भी आपका ब्लैक होता है और ये लंबे आकार में होता है। सिजेंटा का एक रेड चीफ आता है, रेड चीफ भी ब्लैक होता है और आपका लंबे आकार में होता है। जितने भी तरबूज मैं बता रहा हूँ किसान साथियों, ये सब लंबे आकार के तरबूज हैं और लाल गूदे के होते हैं। टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है, मार्केट वैल्यू भी इनकी बहुत अच्छी होती है। एक है आपका डेनमार्क एग्री सीड। ये है, इस डेनमार्क एग्री सीड कंपनी का है। ये आपका किरानमई नाम से ये वैरायटी आती है। आयरिस का एक और है आपका कुबेर ब्लैक में आता है। ये मैंने कुछ प्रजातियां आपको बताई।
किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि तरबूज की खेती हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम डायरेक्ट सोइंग भी करते हैं और नर्सरी डालकर भी तरबूज की खेती करते हैं। तो किसान साथियों, प्लास्टिक की जो ट्रे होती हैं उनमें हमारे लिए कोकोपिट भर लेना है। कोकोपिट में मिश्रण इस तरह से बनाते हैं कि कोकोपिट में कुछ कंपोस्ट मिलाते हैं और बाकी कोकोपिट रहता है, और फिर इसके लिए हम इसकी बीज को इसमें बो देते हैं। एक एक होल में एक ही बीज को बोया जाता है, जिससे कि पौधा अच्छे से सस्टेन हो सके। जब हम बीज को बो देते हैं, बीज बोने के पश्चात हजारे से सिंचाई करते हैं और बीज का जर्मिनेशन हो जाता है। बीज को जर्मिनेशन के अगर बात करें तो लगभग 24 से 25 दिन बाद बीज हमारा जो पौधा होता है वो प्लांटिंग के योग्य हो जाता है। तो तरबूज की खेती करने के लिए हम ऐसी ज़मीन तैयार करते हैं जिसमें कि पानी का भराव नहीं हो, यानी जल भराव की समस्या नहीं हो। और मुख्यतः ज़मीन जो है यानी मिट्टी जो है वो दोमट या बली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें कि आराम से जल निकास भी हो सके, और अगर जल भर जाता है, पानी भर जाता है तो आसानी से वो सूख जाए पानी, जिससे कि फसल पे नुकसान ना हो। किसान साथियों, इस तरह से हम तरबूज की प्लांटिंग करते हैं। मुख्यतः नर्सरी बनाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद पौधा रोपाई के योग्य हो जाता है। नर्सरी बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब हम नर्सरी बना रहे हैं तो बीज के लिए सबसे पहले हमारे लिए कार्बेंडाजिम 50% में इसका घोल बनाकर और बीज के लिए लगभग 15 से 20 मिनट तक उसमें डुबा के रखते हैं, जिससे कि बीज अच्छे से शोधित हो जाए, बीज में किसी भी प्रकार के जो रोग हैं वो ना रहें। उसके बाद हम बीज के लिए ट्रे में रोप देते हैं। ट्रे में रोपने के पश्चात हम फिर उसमें हल्का पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि ट्रे में अच्छे से नमी बनी रहे। और पानी के छिड़काव का हमें विशेष ध्यान रखना है कि पानी का छिड़काव हमारे लिए जब हमें आवश्यकता हो तो हमें करते रहना है, जिससे कि उसमें सूखापन ना आए। सूखापन अगर आ जाएगा, नमी कम रहेगी, तो बीज का अंकुरण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए विशेष ध्यान रखना है कि बीज का अंकुरण करने के लिए पूर्णतः नमी ट्रे में बनाए रखनी है। दूसरा, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ट्रे में ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नमी बनाए रखनी है। और बीज का अंकुरण करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि ट्रे के लिए हम 3-4 दिन के लिए किसी भी उससे पॉलीथीन से या फिर किसी भी जूट के बोरों से उसको ढक सकते हैं, जिससे कि थोड़ी गर्माहट बन जाए और आराम से बीज का अंकुरण हो जाए। बीज का अंकुरण होने के पश्चात हम जो भी उसके ऊपर डालते हैं, पॉलीथीन हो या फिर किसी भी प्रकार का जूट हो, तो उसके लिए हटा देते हैं, जिससे कि अंकुरण होने के पश्चात में पौधा टूटने की चांस ना रहे। फिर अच्छे से हमारे लिए अपनी नर्सरी की केयर करनी होती है। कोई भी अगर रोग आता है तो समय पे हमें उसका उपचार भी करना होता है। उसके बाद हमारे लिए लगभग 25 दिन बाद हमारी जो पौध होती है वो हमारी प्लांटिंग के योग्य हो जाती है। जब प्लांटिंग करते हैं तो हमें खेत जो तैयार किया होता है उस खेत में अच्छे से हम पौध को रोप देते हैं। पौध रोपते समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तक की रख सकते हैं। एक ही दूरी रखनी है, यानी हम 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे। और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो हमारे लिए 6 फीट की रखनी है। 5 से 6 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखनी है, यानी कि 1.5 फीट पौधे से पौधे और 6 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तरबूज का जो पौधा होता है वो अच्छे से फैल के चलता है। इसकी बेल होती है, कुकुरबिटेसी कुल का पौधा होता है, ये अच्छे से फैल के चलता है। जितना ज़्यादा विरल होगा उतना ही अच्छे से ये फैलेगा और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में तरबूज इस पे आएंगे। तरबूजों का आकार भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगर ज़्यादा सघन पौधे हम लगा देंगे तो फिर उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं दाना इसका छोटा रह जाएगा। छोटा दाना रह जाएगा तो हमारे लिए फल अच्छा नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारा उसको मार्केट वैल्यू भी कम मिलेगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसान साथियों, जब हम रोपाई कर देते हैं तो रोपाई करने के पश्चात खेत में ये
विशेष ध्यान रखना है कि समय पे सिंचाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो उस समय पे शुष्क हवा भी चल रही होगी, तो उस समय पे पौधे के सूखने की बहुत ज़्यादा शंका रहती है। तो हमारे लिए विशेष ध्यान रखना है कि उस समय पे सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अब सिंचाई कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए। सिंचाई करने के लिए मुख्यतः हमारे लिए या तो ड्रिप अवेलेबल है तो ड्रिप से सिंचाई करेंगे। ड्रिप अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो पानी बाल्टी में लेकर और एक एक पौधे पर जिस तरह से हम लगभग थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से हमारी फसल के लिए पानी मिल सके। किसान साथियों, एक चीज़ मैंने और आपको बताना था जो कि मैं नहीं बता पाया वीडियो की स्टार्टिंग में। जब हम इसकी रोपाई करते हैं उससे पहले खेत की तैयारी के समय पर खेत में अच्छी मात्रा में कंपोस्ट मिला लेना है। कंपोस्ट इसलिए मिलाते हैं कि खेत में अच्छी मात्रा में जब कंपोस्ट मिला देंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी, पौधे के लिए अच्छे से पोषक तत्व मिल पाएंगे तो फसल अच्छी होगी। तो कंपोस्ट का हमें विशेष ध्यान रखना है। कंपोस्ट खाद हमारे लिए ज़रूर मिलानी है जिससे कि हमारी फसल की वृद्धि अच्छी हो। कंपोस्ट खाद की हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 कुंटल तक कंपोस्ट खाद हम मिला सकते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से तैयार हो सके। तो किसान साथियों, इस तरह से हम तरबूज की रोपाई कर देते हैं। किसान साथियों, कुछ मैंने आपको कंपोस्ट के बारे में बता दिया। कुछ हमारे लिए रासायनिक उर्वरक भी हैं, उनकी भी हमारे लिए मात्रा इसमें देनी होती है। रासायनिक उर्वरक में मुख्यतः हमारे लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो हमारे लिए देनी ही देनी है। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और आपकी 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता बेसल डोज में पड़ती है। उसके बाद में फोलियर स्प्रे के रूप में भी हम इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को दे सकते हैं। फोलियर स्प्रे के रूप में हम एनपीके दे सकते हैं। एनपीके से बहुत अच्छी तरीके से हम फोलियर स्प्रे से हम इसमें पोषक तत्व दे सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनके लिए समय समय पर हम इसमें लगाते रहेंगे, जिससे कि हमारी फसल की वृद्धि अच्छे से होती रहे। फसल की वृद्धि अच्छी होगी तो पौधा अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, और फल अच्छा मिलेगा तो हमारे लिए उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। उत्पादन अच्छा प्राप्त करने के लिए हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि पौधे के साथ साथ जो फल हैं, फलों का आकार अच्छा रहना चाहिए। फलों का आकार अच्छा तभी रहेगा जब हम अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और फसल की अच्छे से केयर करेंगे। सिंचाई मुख्यतः तरबूज की खेती के लिए सिंचाइयों की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन समय की ये फसल है तो गर्मी में ऐसा होता है कि शुष्कता ज़्यादा रहती है, तो हमारे लिए सिंचाई भी करनी आवश्यक है। सिंचाई तरबूज की फसल में गर्मी की सीज़न में 15 दिन के अंतराल पर करें, और जब सर्दियों की टाइम की बात करें यानी कि जब रोपाई होगी तो इस समय पे सिंचाई बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस समय पे हम प्लांटिंग करेंगे उस समय पर एक सिंचाई करना अति आवश्यक है, उसके बाद में फिर सिंचाइयों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए तरबूज की खेती से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी। किसान साथियों, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊं। बाकी का तरबूज की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए मैं समय समय पे वीडियो तरबूज की खेती पर बनाता रहूँगा, जो कि हमारी कल्टीवेशन की ऑल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होंगी। सारी प्रैक्टिसेस कल्टीवेशन की उन वीडियो में कवर करूँगा। अभी चूँकि टाइम ऐसा चल रहा है कि इस समय पे मैंने सारी एक्टिविटी को कवर करने की कोशिश की है, पर कंप्लीट वीडियो ही नहीं है। कंप्लीट वीडियो इससे संबंधित आगे फिर मिलेंगी आपके लिए। तब तक के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी दे पाया हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए शुरू में क्या क्या काम करने आवश्यक हैं उन कामों को आप अच्छे से समझ लें। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए तरबूज की खेती से संबंधित जानकारी दी जो कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद किसान साथियों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।